इमेजिन करें कि आप एक दिन जागते हैं और आपको ये मालूम होता है कि आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारी सोशल मीडिया एप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक, सब के सब जो है वो बैन हो चुके हैं और उन पर पाबंदी लगा दी गई है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन नेपाल ऑन सितंबर 4, 2025। हुकूमत ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं कंप्लाई करें और ये प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड भी नहीं है। लेकिन नेपाल की जो यूथ है, नेपाल के जो नौजवान है, नेपाल की जो जेनजी है, उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म कर दी है। ये सेंसरशिप थी और ये एक अटेम्प्ट थी उन नौजवानों को खामोश रखने की जो कि पूरे स्टेटस को से सिस्टम से तंग आ गए थे। People are celebrating, smashing everything. नेपाल एक साउथ एशिया की कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन है 30 मिलियन, 3 करोड़। जेन जी उन लोगों को कहते हैं जो कि 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, जिनकी उम्र आज इस वक्त 13 से 28 साल है। और ये वो लोग हैं जो नेपाल की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बनाते हैं, या नेपाल की जो एवरेज या मीडियन एज है वो 25 साल है। सो नेपाल इज अ यूथ ओरिएंटेड कंट्री। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये तो खाली सोशल मीडिया को बैन करने की, ब्लॉक करने के लिए एक मूवमेंट थी जिसने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट की, जिसने एक अपराइजिंग स्टार्ट की। लेकिन यहां पर आप लोग गलत हैं। ये जो एक बैन था ये खाली एक बैन नहीं था, ये बहुत अरसे से एक चीज चल रही थी एंड दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। कई अरसे तक जो नेपाल के नौजवान हैं वो सह रहे थे चीजें जैसे कि करप्शन, नेपोटिज्म, लैक ऑफ गवर्नेंस और हुकूमतें जो आपस में म्यूजिकल चेयर्स खेलती थी और डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट मौकों पर एक दूसरे से हुकूमतें शेयर करती थी वो, एंड दे यूज्ड टू कम इन पावर। और यहाँ पर नेपाल में एक ट्रेंड चला था सोशल मीडिया के ऊपर जिसको नीपू किड्स कहते थे, यानी कि नेपोटिज्म किड्स। इसका मतलब ये है कि जो पावरफुल एलीट्स हैं, पावरफुल गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, जस्ट ड्यू टू नेपोटिज्म, उनकी सिफारिशों के थ्रू, उनके जो वालिदैन हैं वो अच्छी पोजीशंस में थे, उनकी वजह से वो कुछ ना करके भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, बहुत उनका पैसा था और अच्छी पोस्ट में, अच्छे ओहदों पर वो लगे हुए थे। सो नेपाल के जो नौजवान हैं, जो उनकी आवाम है, उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने इस ट्रेंड को मज़ीद आगे फैलाया और वायरल किया। एवरीडे लाइव्स दिखाई जाती थी जहां पर नेपाल के लोग रिडिकुलसली लेविश लाइफस्टाइल्स को पॉलिटिशियन के बच्चों को एक्सपोज करते थे। और जो एवरेज बंदा है वहां पर नेपाल में उस टाइम वो फेस करे हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और अक्सर औकात उनको बहुत ज़्यादा ऐसे दिल बर्दाश्ता फैसले करने पड़ते थे जिसमें उनको अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये जो कंट्रास्ट था, ये जो डिफरेंस था, ये जो डाइवर्जेंस थी बिटवीन द एलीट एंड द नॉर्मल पीपल ऑफ नेपाल, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया और इसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी है, वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। सो नेपाल की अपराइजिंग के पीछे 5 फैक्टर्स हैं जिनमें पॉलिटिकल अनकॉम्पिटेंस, इकोनॉमिक हार्डशिप, नेपोटिज्म, करप्शन एंड सोशल मीडिया बैन। सो जब सोशल मीडिया बैन हिट हुआ तो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग एक्सेस टू टिकटॉक और अदर प्लेटफॉर्म्स, इट वॉज अ मैच दैट लिट द टिंडर बॉक्स। सितंबर 8, 2025 को क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट जो पीसफुली स्टार्ट हुए बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बैन, दे स्लोली बिकेम एंड टर्न वायलेंट। बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, कॉलेज यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मार्च करना शुरू कर दिया टू काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है, और उसके अलावा इसके और भी जो शहर हैं उनमें भी स्टूडेंट्स ने मार्च करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने साथ प्लेक कार्ड्स और साइंस कैरी किए हुए थे जिस पर लिखा हुआ था कि अनबैन सोशल मीडिया, स्टॉप नेपोटिज्म एंड करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, और भी कई किस्म के साइंस जो कि क्लियरली गवर्नमेंट को लोगों को दिखा रही थी कि हम लोगों का क्या पर्पस है और हम लोगों का क्या एजेंडा है, हमारी आवाज को कोई ना रोके। उन्होंने डिमांड की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। करप्शन का उन्होंने कहा कि हमें बताओ क्यों हो रही है, मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स पर उन्होंने सवाल उठाया, नेपोटिज्म पे उन्होंने सवाल उठाया कि आपके बच्चे इतनी ज़्यादा वेल्थ क्यों फ्लॉन्ट करें, ज़्यादा पैसा क्यों दिखा रहे हैं और हम लोग जो यहाँ पर क्या करें, और भी कई दीगर मेजर इश्यूज़ को उन्होंने उठाया इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर। और उन्होंने कहा कि हम नौजवानों को बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। हम लोग इतने तालीम याफ्ता, हम लोग इतने एजुकेटेड हैं लेकिन जॉब्स नहीं हैं, यहाँ तो हम लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। सो ना जॉब्स हैं और ऊपर से जो हमारी मेहनत है हमें उसका सही सिला भी नहीं मिल रहा। For that we need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. और जब ये प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के करीब पहुंच गई, थिंग्स स्टार्टेड टू एस्केलेट। पुलिस जो थी उन्होंने आगे से अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आगे से टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और उनके पास जो कुछ था दे स्टार्टेड फायरिंग। और इसी दिन इन दिस सिंगल डे
19 पीपल गॉट किल्ड और 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। गवर्नमेंट ने इवेंचुअली सोशल मीडिया का बैन लिफ्ट तो कर दिया था उसी शाम, लेकिन इट वॉज अ लिटिल टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। जो प्रोटेस्ट थे दे बिकेम समथिंग मच बिगर, अ फुल ब्लोन आउट गवर्नमेंट अपराइजिंग। अब लोगों ने कहा था, जेन जी ने कहा था कि अब जो है गवर्नमेंट इट विल नॉट स्टे एनी मोर, द गवर्नमेंट हैज़ टू गो। और ये जो उनका गुस्सा था, जो गुबार था, ये और ज़्यादा वाज़ेह हुआ, और ज़्यादा बॉयल हुआ अगले दिन सितंबर 9, 2025 को। प्रोटेस्टर्स जो थे वो फुल गुस्से में थे उस टाइम, और उन्होंने हुकूमत की बिल्डिंग्स को आग लगा दी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, वहाँ आग लगा दी, और यहाँ तक कि उन्होंने सीनियर पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स के घरों को भी टारगेट बनाया। और इसी केओस के बीच में प्राइम मिनिस्टर शर्मा ओली, द मैन हु गवर्न नेपाल फॉर 3 tenures, रिजाइंड। उसका जो डाउनफॉल है, उसकी जो रेजिग्नेशन है, इट वॉज मेट विद पब्लिक सेलिब्रेशन, और इट वॉज द क्लियर साइन ऑफ हिम गोइंग बिकॉज ही वॉज एन अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटर। और जो यंगस्टर जेन जी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और अगले दिन सितंबर 10 को नेपाल की जो आर्मी है वो डिप्लॉय कर दी गई थी, और पूरे मुल्क में नेशन वाइड एक कर्फ्यू लगा दिया गया था, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर दी गई थी। इस टाइम जो नेपाल था दैट वाज पॉलिटिकली इनटू अ डीप वैक्यूम। बट कहानियां खत्म नहीं होती है। सितंबर 12 को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुशीला कर्की वाज स्worn in as the interim prime minister of the country, and she is the first female prime minister of Nepal. ये एक huge moment थी, और it was clearly showing signs कि it was a breakaway from traditional political establishment, और नेपाल के लिए एक नई डायरेक्शन का सिग्नल था। अब तक तकरीबन 51 लोग जो थे वो मारे गए थे, और 1300 से ज्यादा लोग जो थे वो इंजर्ड कर दिए गए थे। लेकिन जो मैसेज था वो नौजवानों की तरफ से, जेन जी की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह था हुक्मरानों को। नेपाल के जो जेन जी की प्रोटेस्ट हैं 2025 के, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के बारे में आपको नहीं कहानी बताते हैं, ये आपको बताते हैं कि एक जो जनरेशन है इट इज राइजिंग अप, इट इज डिमांडिंग चेंज, एंड इट इज मेकिंग देयर वॉइसेस हर्ड इन द मोस्ट पावरफुल पॉसिबल वे। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो नौजवान है, जेन जी है, ये नेपाल का मुस्तकबिल जो है उसको डिक्टेट कर रहे हैं। और हमें इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो यूथ है, जो नौजवान है, ये सिर्फ इस वक्त ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, बट दे आर एक्टिव एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इस डिजिटल जदीद दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, सोशल मीडिया अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, कई लोगों के लिए ये एक लाइफ लाइन है, एक आवाज़ है, एक इनकम है, एक कम्युनिटी है, और एक ज़िंदगी गुजारने का एक जरिया है। जब किसी को थ्रेट किया जाए तो उसका जो रिस्पॉन्स है इट कैन बी स्विफ्ट एंड पावरफुल। देखिए, रेगुलेटिंग न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया एक ग्लोबल चैलेंज है। रेगुलेटिंग कंटेंट एक अलग चीज़ होती है, और रेगुलेटिंग एक्सेस एक अलग चीज़ होती है। सो नेपाली गवर्नमेंट ने एक्सेस को रेगुलेट करने की कोशिश की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। उसका नतीजा आपके सामने है, जेन जी अपराइजिंग ऑफ नेपाल। जो नेपाल के प्रोटेस्ट ये चीज़ भी वाज़ेह करते हैं कि इवन इन द फेस ऑफ इमेंस पावर, द वॉइसेस ऑफ द पीपल, स्पेशली द यूथ, कैन इग्नाइट फंडामेंटल चेंज। क्या नेपाल में इस अपराइजिंग के बाद रिफॉर्म्स आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन पर चेक किया जाएगा, करप्शन को खत्म किया जाएगा, और क्या यूथ की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगी या नहीं होगी? आपकी क्या सोच और राय है नेपाल के प्रोटेस्ट के बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।